हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एचपीएलसी। एचपीएलसी को हमने उसका जो फ्लो चार्ट है, उसका जो वर्किंग है और उसका जो डायग्राम है वो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। मैंने बताया था कि इसका वर्किंग कैसा होता है, ये कैसे काम करता है, और एक ऐसा रफ चार्ट बताया था आपको लास्ट में। ठीक है, आज हम इन चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरह काम करते हैं और किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एचपीएलसी। अब देखो, कंपोनेंट्स में सबसे पहले जो आता है, पहला कंपोनेंट एचपीएलसी में वो आता है सॉल्वेंट, जो बहुत है, ये ब्लड की तरह काम करता है। जिस तरह एक इंसान में ब्लड की ज़रूरत होती है, उस तरह से एचपीएलसी में सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती है, बिना इसके काम नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट की ज़रूरत रहती है और उसके लिए सॉल्वेंट सिस्टम यानी सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। मैं समझाता हूँ पहले सॉल्वेंट कौन कौन सा रहता है। देखो, जब भी हमें एचपीएलसी करना हो, यानी एचपीएलसी के ज़रिए किसी कंपाउंड को एनालाइज करना हो या उसका सेपरेशन करना हो, मतलब एक मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में, तो वहाँ पे हम सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं सॉल्वेंट्स के बारे में बताऊँ आपको, हेक्सेन आपने नाम सुना होगा, या डाइक्लोरोमीथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल वगैरह। दीज आर सॉल्वेंट्स जो लिक्विड्स रहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसलिए यहाँ पे लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट है इसको मैं और एक नाम दूंगा इल्यूएंट, क्योंकि यही इल्यूट करता है सोल्यूट को। सोल्यूट मतलब जो कंपाउंड या जो मिक्सचर हमें सेपरेट करना हो, उसी को ये एक सिस्टम से, एक कॉलम के थ्रू पास कराता है, बाद में उसको सेपरेट कराता है। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट जो है ना, ये सॉल्वेंट सिंगल रह सकता है, अकेला सॉल्वेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आइसोक्रेटिक में, आइसोक्रेटिक जो एचपीएलसी है उसमें हम सिंगल सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक ही सॉल्वेंट चलते रहने का। ठीक है, या फिर ब्लेंड ऑफ 2 और 4 सॉल्वेंट्स या 3 सॉल्वेंट्स ऐसा भी लेते हैं, ये हम करते हैं। और एक तरह की एचपीएलसी में उसको कहते हैं ग्रेडियंट इल्यूजन। ये आइसोक्रेटिक इल्यूजन है, ये है ग्रेडियंट इल्यूजन। ठीक है, लेकिन जनरली हम ये वाली इस्तेमाल करते हैं, ग्रेडियंट इल्यूजन, ये याद रखना। और ये जो है ना, ये ग्रेडियंट यूज़ करना कि आइसोक्रेटिक यूज़ करना और किस तरह का सॉल्वेंट यूज़ करना, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट की पोलरिटी पे, और डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, किस तरह का कंपाउंड हमें निकालना है। तो उसके लिए हम मेथड डेवलप करते हैं कि इस सॉल्वेंट की वजह से ये सेपरेट हो सकता है, इस सॉल्वेंट की वजह से फलां चीज़ सेपरेट हो सकती है। तो उसके लिए हम अलग अलग सॉल्वेंट सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ठीक, और याद रखो, ये सॉल्वेंट कॉलम के थ्रू पास करने से पहले, यानी यूज़ करने से पहले, इनको डीगेस करना पड़ता है। डीगेस मतलब इसमें जो एयर है वो रिमूव करनी है, उसको बोलते हैं हम डीगेसिंग, यानी रिमूवल ऑफ एयर, क्योंकि एयर प्रॉब्लम कर सकता है कॉलम में, या डिटेक्शन के टाइम पे हमें प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक, और दूसरी बात, इन सॉल्वेंट्स को, ये तो अल्ट्रा प्योर सॉल्वेंट्स रहते हैं, फिर भी इसमें एक फ़िल्टर रहता है जो इन सॉल्वेंट्स को फिल्टर करता है, यानी इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब सॉल्वेंट्स जो रहते हैं, सॉल्वेंट्स लाते हैं मार्केट से, और कौन से ग्रेड के सॉल्वेंट, एचपीएलसी ग्रेड के सॉल्वेंट, बहुत ही प्योर माने जाते हैं। इन सॉल्वेंट्स को रखते हैं सॉल्वेंट रिजर्वायर में। देखो, कभी कभी कैसा होता है, हमारे पास में एचपीएलसी के लिए रिजर्वायर बना रहता है, या फिर हम डायरेक्ट जो सॉल्वेंट के बोटल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एज रिजर्वायर। यानी अब रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर मीन्स जिस पे हम सॉल्वेंट रखते हैं, एचपीएलसी के टाइम जिसमें हम सॉल्वेंट रखते हैं उसको बोलते हैं रिजर्वायर। अब रिजर्वायर की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इसमें होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले रिजर्वायर का वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, जिसमें कम से कम आधे से 2 लीटर सॉल्वेंट हम ईजीली रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोविज़न होना चाहिए किसके लिए? डीगेसिंग के लिए, यानी जो रिजर्वायर है उसमें डीगेसिंग का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट के साथ में ये जो रिजर्वायर है ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए,
यानी हमें कोई ऐसा रिजर्वायर लेना है जिसके साथ सॉल्वेंट रिएक्ट ना करे। जनरली हम गिलास बोटल्स लेते हैं, तो गिलास बोटल्स के साथ में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जनरली रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? अब देखो मैं आपको कुछ टिपिकल मोबाइल फेज या इलेवेंट्स या सॉल्वेंट्स के बारे में बताता हूँ। ये जो सॉल्वेंट है ना, इसको हम इलेवेंट भी कहते हैं या कहते हैं इसको मोबाइल फेज HPLC में। अब ये मोबाइल फेज अगर हमें ग्रेडियंट इल्यूजन करना हो तो हम मिक्सचर बनाते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स का और क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स का। क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट मतलब जैसे डाइक्लोरोमीथेन है या क्लोरोफॉर्म है, उनका मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, या फिर अल्कोहल डालते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल फेज़ के लिए, जो है ना नॉर्मल फेज़ मतलब पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर, या मैं बोलूँगा पोलर मोबाइल फेज़, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़, उसको बोलते हैं नॉर्मल। अब अगर उल्टा हो गया कि नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़ है, सॉरी हाँ नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़ है और पोलर मोबाइल फेज़ है, तो उसको कहते हैं रिवर्स फेज़। क्या कहते हैं? रिवर्स फेज़। तो रिवर्स फेज़ में हम क्या करते हैं, उसमें हमें ये इन सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मिथेनॉल, एस्टोनाइट्राइल प्लस वाटर या एक्वस बफर्स। तो नॉर्मल फेज़ में मैंने आपको बताया कि इसमें नॉर्मल फेज़ में पोलर स्टेशनरी फेज़ रहता है, जबकि रिवर्स फेज़ में नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़ रहता है। इतना याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सॉल्वेंट। अब जो दूसरा कंपोनेंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं पंपिंग सिस्टम। इसको बोलते हैं हम हार्ट ऑफ HPLC। जिस तरह सॉल्वेंट ब्लड है, तो पंपिंग सिस्टम जो ये हार्ट है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्या करता है, ये इस सॉल्वेंट को दौड़ाता है थ्रू HPLC, थ्रू कॉलम। समझ में आया ना? अब इस पंपिंग सिस्टम में कुछ खासियत होनी चाहिए। देखो पंप, जो पंप है, पंपिंग सिस्टम मीन्स पंप, जो सॉल्वेंट रिजर्वायर से उठाता है और पंप इसके कॉलम के थ्रू पास कराता है और पूरा सोल्यूट को इल्यूट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पंपिंग सिस्टम। यानी जो प्रेशर क्रिएट करता है सॉल्वेंट के लिए, वो प्लस लेस होना चाहिए। प्लस लेस मीन्स वो स्मूथ फ्लो कराना चाहिए सॉल्वेंट को, स्मूथली, ऐसा रुक रुक के नहीं, कभी मतलब ऊपर ज़्यादा सॉल्वेंट तो कभी कम, कभी ज़्यादा तो कभी कम, ठीक है। और दूसरा जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट इस रेंज के दरमियान रहना चाहिए, या 0.1 to 10 ml भी चलेगा, तो इस रेंज के दरमियान रहना चाहिए फ्लो रेट। ऐसा पंपिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो प्रेशर हाई क्रिएट करे, हाई प्रेशर मतलब जिसमें प्रेशर ज़्यादा बनाने की क्षमता हो, ऐसा पंप होना चाहिए। और एक बात जो है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम डिलीवरी करना चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम डिलीवरी मतलब वो बराबर, मतलब स्मूथ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे 1 मिनट में 5 ml डिलीवर करता, तो दूसरे में भी 5 ml, फिर तीसरे में भी 5 ml, उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम डिलीवरी। अगर अब कॉलम ने ऐसा किया कि पहले कम दिया, कम सॉल्वेंट पास कराया, सपोज 1 ml, दूसरे मिनट में 5 ml, तीसरे मिनट में फिर 2 ml, उसको हम कांस्टेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और एक चीज़ जो इसमें होनी चाहिए, एडाप्टेबल टू ग्रेडियंट ऑपरेशन। ये आपको मैं समझा दूंगा। एडाप्टेबल टू ग्रेडियंट ऑपरेशन का मतलब ये रहता है कि जो हम सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट उसमें क्या करते हैं हम, सपोज हमने हेक्सेन और डाइक्लोरोमीथेन लिया, DCM। हेक्सेन DCM का सपोज रेशो था पहले 1:1, ठीक है। अब हमें चेंज करना है 1:2, फिर 1:3, फिर 1:4। तो ये इसके लिए अडाप्टेबल होना चाहिए, यानी इस पंप में ये खासियत होनी चाहिए कि ये इसको प्रॉपरली ऑपरेट करे। समझ में आया ना? इन्हें ग्रेडियंट जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए या इसको ऑपरेट बराबर करना चाहिए। कुछ पंपिंग सिस्टम्स मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको समझा दूंगा ये काम कैसे करते हैं। जैसे ये एक पंप है, ये वाला जो पंप है, देखो ये पंप कैसा है, ये ऐसे नीचे से ऊपर है। ये मान लो ये यहाँ पे सॉल्वेंट रखा हुआ है, ये हमें कॉलम के थ्रू पास कराना है, लेकिन अंडर हाई प्रेशर। समझ में आया ना? अब प्रेशर बनाने के लिए इसको यहाँ से प्रेशर देना है।
आपने सिरिंज तो देखा होगा, ये सिरिंज की तरह ही काम करता है। इसमें ये पंप है, इस पंप के इधर गैस रहती है। अब गैस का अगर प्रेशर बढ़ा दिए तो गैस इसको धकेलेगी, इसको, इस पिस्टन को, ठीक है। इसको मैं पिस्टन बोलूँगा यहाँ पे, पिस्टन। इस पिस्टन को जब ये पुश करेगा, इस पिस्टन का जो प्रेशर है वो यहाँ पे इस सॉल्वेंट को पुश करेगा। ये सॉल्वेंट जो ये कॉलम में जाएगा। यानी प्रेशर बनाने के लिए हम यहाँ पे गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो गैस इस पिस्टन को पुश करता है। और ये जो है ना, ये ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये सील है। जिस तरह आपने सिरिंज में देखा होगा, सिरिंज में कैसा करते हैं, पीछे से ऐसे हाथ से पुश करते हैं, लेकिन वो मैकेनिकल पुश है, वहाँ पे हम हाथ से पुश करते हैं। यहाँ पे गैस का इस्तेमाल करते हैं, बस फ़र्क इतना है। और उससे क्या होता है, सिरिंज भी फ्लूइड को, लिक्विड को फास्ट चलाता है, यानी उसको कम, मतलब प्रेशर देता है यहाँ से, और उससे वो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होकर वो फ्लूइड जो आगे चलता है, ठीक है, नीडल के थ्रू जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी इसको प्रेशर देते हैं हम, और ये कॉलम के थ्रू सॉल्वेंट पास होता है जितना प्रेशर हमें चाहिए, ठीक है। इस ऐसे पंप को बोलते हैं हम न्यूमेटिक एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमेटिक एम्पलीफायर। बहुत तरह के पंप हैं, लेकिन मैं सभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले पंप यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो आपके काम के होंगे। अब दूसरा जो है, दूसरा वो ये है सिरिंज पंप। जैसे मैंने अभी आपको बताया सिरिंज कैसा काम करता है, हम उसको मैकेनिकल, ऐसे मैकेनिकल पुश देते हैं, वैसे इसमें भी होता है। देखो, इसमें मान लो ये है सिरिंज और ये है इसका पिस्टन, और यहाँ पे ये जो सिरिंज का सामने वाला हिस्सा है ना, ये जाता है, यहाँ से फ्लूइड जाता है कॉलम को। इसमें लिक्विड है, मान लीजिए, ये कहाँ जाता है? कॉलम को, राइट। अब क्या करते हैं हम, ये जो है ना, ये मोटर है, यहाँ पे मोटर, MOTOR, ठीक है, मोटर। ये मोटर मैकेनिकली ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे स्क्रूज है, स्क्रूज, मैं इनको स्क्रूज बोलूँगा, स्क्रू। जैसे हम स्क्रू में ऐसे कसते हैं उसको, तो ये आगे चलता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये मोटर के थ्रू इस स्क्रू को ये कसता है। इससे क्या होता है, ये जो पिस्टन है ना, ये आगे की तरफ चलता है और इस फ्लूइड को पुश करता है, यानी यहाँ पे प्रेशर जनरेट करता है, और ये फ्लूइड जो है अंडर हाई प्रेशर थ्रू कॉलम चला जाता है, ठीक है। ये हो गया दूसरी तरह का पंप। अब थर्ड टाइप का पंप मैं बताऊंगा आपको, इसको बोलते हैं हम डायाफ्राम पंप। ये वाला जो पंप है ना, ये वाला जो पंप लास्ट वाला दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस पेज पे जो लास्ट वाला पंप है यहाँ पे, इसको आप डायाफ्राम पंप बोल सकते हैं, या मूविंग फ्लूइड टाइप पंप बोलेंगे आप इसको, मूविंग फ्लूइड टाइप पंप। इसको यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मूविंग फ्लूइड टाइप पंप। इसमें क्या होता है मूविंग फ्लूइड टाइप पंप में? देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ। जो आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ब्लू कलर, ये पिंक लाइन के अंदर, ये पिंक लाइन मान लो ये यहाँ से सॉल्वेंट जाता है। कौन सा सॉल्वेंट? इल्यूएंट, यानी मोबाइल फेज। इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये है मोबाइल फेज। ये जो है ना, इसमें जो है ये मोबाइल फेज, मोबाइल फेज किस में? ये ब्लू कलर वाला लिक्विड जो आपको दिख रहा है। और ये पूरा जो है ना, ये ट्यूब है, जो ट्यूब यहाँ पे रिजर्वायर के साथ में अटैच है। इन रिजर्वायर से सॉल्वेंट आता है और इसमें जाता है, इस सिस्टम में, यहाँ पे, फिर इस ट्यूब के थ्रू यहाँ जाता है, ठीक। और ये ट्यूब जुड़ा हुआ रहता है कॉलम से। देखो, यानी ये फ्लूइड जो है, ये जो लिक्विड है, ये जो मोबाइल फेज है, यहाँ रिजर्वायर से आता है और कॉलम की तरफ जाता है, ठीक। अब अगर हमें इसमें प्रेशर बनाना हो, यानी अंडर हाई प्रेशर इसको ले जाना हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मूविंग फ्लूइड पंप से यहाँ जोड़ देते हैं। मूविंग फ्लूइड पंप क्या है? मूविंग फ्लूइड पंप ये है कि ये जो सिस्टम, ये वाला जो चेम्बर, ये वाला जो आपको एरो जैसा दिख रहा है, इस एरो के बीच में ये डायाफ्राम रहता है, डायाफ्राम, फ्लेक्सिबल डायाफ्राम, ठीक है ना। जैसे मान लो ये चमड़ा है, या जैसे रबर की तरह काम कर, रबर का मान लो बना हुआ है, तो क्या होता है इसमें, ये जो इस वाला पोर्शन है, अलग वाला पोर्शन है, ग्रीन जिसमें
जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये हाइड्रोलिक फ्लूइड है, यानी इसमें अलग फ्लूइड है। ये और ये इनका दोनों का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है। ये फ्लूइड अलग है, ये अलग है। ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हाइड्रोलिक फ्लूइड है। ये हाइड्रोलिक फ्लूइड पंप कप के लिए काम करता है। समझ में आया ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे एक मोटर है, इस मोटर से ये जो ना ये घूमता है। इससे क्या होता है, इसमें ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है, ये पिस्टन इसको पुश करता है। किसको? इस सॉल्वेंट को। ये जो फ्लूइड है इसको जब पुश करेगा तो ये डायफ्राम को पुश होगा। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि रबर का है, ठीक है। इस रबर को जब पुश करेगा, ये रबर इसको पुश करेगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन सिर्फ ये डायफ्राम है। समझ में आया ना, शाबाश। अब अगर इसको प्रेशर मिलेगा डायफ्राम को, डायफ्राम किसको प्रेशर देगा? इसको, इस फ्लूइड को। ये फ्लूइड जब यहाँ पे इसको प्रेशर लगता है तो ये इधर भी भागता है, ये नीचे भी भाग सकता है वापस। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो कलर के दिख रहे हैं, ठीक है, सेफ्रॉन कलर में बोलूँगा इसको। सेफ्रॉन कलर के जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वैल्व है। वैल्व कैसा रहता है? मान लीजिए ये पाइप है, इसके ऊपर ये वैल्व है, ये वैल्व, ये ऐसे बंद है ये वैल्व। अब अगर आप यहाँ से फ्लूइड डालेंगे ना इसमें, यहाँ से अंडर हाई प्रेशर फ्लूइड देंगे तो ये वैल्व ऊपर उठेगा और फ्लूइड इधर जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से फ्लूइड डालेंगे इसमें, तो जब इस पर फ्लूइड पड़ेगा ना इसके ऊपर, इस ढक्कन के ऊपर, ये ढक्कन इस पाइप को बंद कर देगा और फ्लूइड नीचे नहीं जाएगा। राइट, समझ में आना। तो इस तरह का वैल्व रहता है। तो इस तरह के वैल्व यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो वैल्व है ना, ये नीचे से ऊपर सॉल्वेंट एलो करता है, लेकिन ऊपर से नीचे सॉल्वेंट एलो नहीं करता। लेकिन जो ये वाला वैल्व है, ये वाला वैल्व में क्या होता है, यहाँ से ऊपर सॉल्वेंट जा सकता है, लेकिन ऊपर से वापस नीचे सॉल्वेंट नहीं आ सकता। क्लियर, समझ में आया ना। जब ये पिस्टन इसको पुश करेगा, इस सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट इस डायफ्राम को पुश करेगा, इसको डायफ्राम जो है ना ये इस सॉल्वेंट को पुश करेगा। अब ये सॉल्वेंट इधर भी भागने की कोशिश करेगा, इधर भी, लेकिन नीचे ये जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्व है वो बंद हो जाता है जब इसमें प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ऊपर का वैल्व खुल जाता है। तो ये अंडर हाई प्रेशर इस सॉल्वेंट को इधर फेंकता है ऊपर, किसकी तरफ? कॉलम की तरफ। समझ में आया। तो ये है इसका फंक्शन, पंप का फंक्शन। क्लियर। अब हम लेते हैं और एक चीज़ इसमें, और एक कंपोनेंट, नया कंपोनेंट। देखो, पंप के बाद में आपको इससे पहले भी मैंने बताया, पंप के बाद में वहाँ पे सैंपल इंजेक्शन सिस्टम रहता है। सैंपल इंजेक्शन सिस्टम क्या है? ये छोटा सा एक ऐसा ये कंटेनर मैं बोलूँगा, स्मॉल वॉल्यूम कंटेनर बोलूँगा मैं इसको। राइट। अब ये भी दो तरह का रहता है। देखो, एक रहता है कि जिसके ऊपर यहाँ पे सेप्टम लगा रहता है, सेप्टम। ये सेप्टम किसका रहता है? सपोज टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन सेप्टम। ठीक। इस सेप्टम के थ्रू, जैसे रबर आपने देखा होगा, रबर के थ्रू आप इंजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लूइड को ऊपर नहीं जाने देगा। राइट। तो इस सेप्टम के ऊपर हम क्या करते हैं, हम एक माइक्रो सिरिंज लेते हैं। माइक्रो सिरिंज, मान लो ये एक सिरिंज है, ठीक है। इस सिरिंज के अंदर हम यहाँ पे सैंपल भरते हैं, जो हमें, जिस सैंपल का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ये इस सिरिंज का पिस्टन है, हम इस सिरिंज के थ्रू इसका इंजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पे इस सिरिंज को। राइट। इस सिरिंज को इंजेक्ट किया। अब इसमें जो सैंपल है वो हम इसमें इंजेक्ट करते हैं इस सेप्टम के थ्रू। ये जो सेप्टम है, ये वाला, ये जो बताया मैंने आपको, ये वाला जो यहाँ पे ये चेम्बर है, स्मॉल वॉल्यूम कंटेनर जो है, ये जुड़ा हुआ रहता है इसके साथ में। ये जो कॉलम है ना, कॉलम को जो फ्लूइड जाता है या लिक्विड जाता है, उसके साथ में ये अटैच रहता है। क्लियर। इन्हें कॉलम से पहले ये रखते हैं हम ये। अब इसमें दो तरह के रहते हैं। कभी कभी क्या करते हैं हम पहले फ्लो जो है या प्रेशर जो है वो कम करते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉप्ड फ्लो इंजेक्शन।
यानी हम फ्लूइड का जो फ्लो है पहले रोक देते हैं, उसके बाद में इसमें सैंपल इंजेक्ट करते हैं, फिर फ्लूइड चालू करते हैं, राइट। या फिर कभी कभी क्या होता है, हम इसको रोकते नहीं हैं, यानी स्टॉप नहीं करते हैं, फ्लूइड को स्टॉप नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, सीधा जैसे चल रहा है तो उसके हाई प्रेशर में ही इंजेक्ट करते हैं। तो हाई प्रेशर इंजेक्शन, दोनों तरह का इसमें सैंपल इंट्रोडक्शन करते हैं, हम सैंपल इंजेक्शन करते हैं। अब ये तो हो गया एक सिस्टम, यानी माइक्रो सिरिंज से सैंपल डालना। दूसरा जो है उसमें स्मॉल वॉल्यूम मेटल लूप रहता है। देखो ये कैसा रहता है, ये मान लो ये लूप है, ठीक। ये लूप जो है इसमें हमने यानी छोटा सा एक वॉल्यूम है, यहाँ पे छोटा सा कंटेनर है, इसमें हमने सैंपल डाल दिया, सैंपल, राइट। ये लूप, अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ पे ये कॉलम को जाता है, ये कनेक्शन कॉलम को जाता है। अगर मैं इस लूप को घुमा के इस कॉलम के कनेक्शन के साथ जोड़ दूँ तो इसका जो सैंपल है कॉलम में चला जाएगा। अगर मैं इसको अलग रख दूँ तो ये सैंपल कॉलम में नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले सैंपल इस लूप में डालते हैं और कॉलम से इसका कोई कनेक्शन नहीं रखते। लेकिन कुछ देर के बाद में जब इसमें भर गए, जब हम इसमें सैंपल पहले डालते हैं तो उसके बाद में इसको घुमाते हैं, घुमा के मतलब इसका जो लूप है वो इसके साथ जुड़ जाता है, कॉलम के लूप के साथ जुड़ जाता है, और ये जो सैंपल है ये कॉलम के थ्रू पास हो जाता है। समझ में आया ना। तो ये दो तरीके हैं, या तो इंजेक्शन करो या फिर एक लूप में डालो सैंपल, उसके बाद में उसको कुछ देर के बाद में कॉलम के साथ में कनेक्ट कराओ, ये भी एक तरीका है। अब हो गया ये, अब सैंपल चला गया कॉलम में। अब कॉलम क्या है, कॉलम रहता है एक ट्यूब, ऐसा ट्यूब रहता है, लंबा सा ट्यूब, ठीक। इसकी जो लेंथ है इस ट्यूब की वो रहती है 20 to 50 सेंटीमीटर। ये 10 भी रह सकता है, 10, 20, 30, 40, 50 सेंटीमीटर रह सकता है। और इसका जो इंटरनल डायमीटर रहता है वो रहता है 1 to 4 mm। समझ में आया, ये है कॉलम। लेकिन कॉलम से पहले हम और एक चीज़ लेते हैं, उसको बोलते हैं गॉड कॉलम। क्या बोलते हैं, गॉड कॉलम। ये भी ऐसे ही रहता है। मान लो ये अगर 50 सेंटीमीटर का है तो ये 10 सेंटीमीटर का होगा, छोटा सा कॉलम, राइट। अब सैंपल हमने डाला, सैंपल इन कॉलम्स के थ्रू पास होगा, लेकिन पहले गॉड कॉलम के थ्रू पास होगा, उसके बाद में इस कॉलम के थ्रू पास होगा। अब ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम ही सेपरेट करते हैं, यानी ये मान लो इसी में सेपरेशन होती है। इन कॉलम्स में चाहे ये पहला वाला कॉलम यानी प्रोटेक्टिव कॉलम जो है, या गॉड कॉलम जो है, या ये वाला कॉलम है, इन कॉलम्स में क्या करते हैं हम इनमें स्टेशनरी फेज यानी सॉलिड जो है हमारे पास में, उसको बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में पैक कर देते हैं। यहाँ पे इसमें पैक कर देते हैं। ये मैं समझा दूंगा कौन कौन सी पैकिंग होती है, किस तरह की पैकिंग होती है। ये हो गया पैक। और ये जो ये स्टेशनरी फेज है, इसमें भी ये स्टेशनरी फेज रहेगा। अब अगर ये कॉलम जो है, ये इसको मैं बोलूँगा ये है एनालिटिकल कॉलम। क्या बोलूँगा, एनालिटिकल कॉलम। इसको मैं बोलूँगा गॉड कॉलम। इन दोनों में क्या फ़र्क है। एनालिटिकल कॉलम वो कॉलम है जिसमें असली सेपरेशन होता है। गॉड कॉलम का काम क्या रहता है, गॉड कॉलम का काम रहता है कि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रोक दे, ताकि इस पे यहाँ पे एक्युमुलेशन ना हो जाए, इसमें मटेरियल की एक्युमुलेशन ना हो जाए। क्लियर। जैसे अगर हमें बायोलॉजिकल मटेरियल्स का सेपरेशन करना हो, उसका कॉलम क्रोमेटोग्राफी करना हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं जो कॉलम को क्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, या इसमें एक्युमुलेट हो सकते हैं। इसलिए उन मटेरियल्स को अवॉइड करने के लिए हम पहले लगा देते हैं गॉड कॉलम, ताकि जो भी इसमें इम्प्योरिटी वगैरह आ जाए वो इसमें जमा हो जाए और ये कॉलम फ्री रहे इम्प्योरिटीज से या गंद से। ये जो अनवांटेड मटेरियल है जो इसको क्लॉग कर सकता है, उनसे ये फ्री रहे।
ये जो कॉलम है ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, ये रेडीमेड रहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इनमें जो मटेरियल रहता है, सपोर्ट मटेरियल रहता है, या इनमें जो स्टेशनरी फेज रहता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, एक एक डिस्कस करेंगे, सॉरी एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, ये मटेरियल क्या रह सकता है, यानी सपोर्ट जो है यहाँ पे ये क्या हो सकता है। क्लियर? तो ये स्टेशनरी फेज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये कॉलम पैकिंग या स्टेशनरी फेज ये क्या रह सकता है, ठीक है। देखो इसमें बहुत सारी टाइप के मटेरियल्स रहते हैं, इसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको माइक्रोपोरस सपोर्ट है। माइक्रोपोरस सपोर्ट का मतलब क्या रहता है, हम कॉलम को पैक करते हैं ऐसे पार्टिकल्स से जिनका डायमीटर बहुत ही कम रहता है। जैसे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स 5 से 10 माइक्रोन के लेते हैं, लेकिन ये जो पार्टिकल्स है ना, इनमें खुद पोर्स रहते हैं, ये पोर्स इनमें खुद सुराख रहते हैं इन पार्टिकल्स में। समझ में आया ना? इन पार्टिकल्स का डायमीटर खुद का कितना है, 5 से 10, लेकिन इनके अंदर सुराख रहते हैं, माइक्रोपोर्स रहते हैं इनमें। इसको बोलते हैं माइक्रोपोरस मटेरियल या माइक्रोपोरस सपोर्ट बोलूँगा मैं इसको। ये एक तरह का पैकिंग है, ठीक है, कॉलम पैकिंग, यानी एक तरह का स्टेशनरी फेज ये है। दूसरा जो स्टेशनरी फेज है उसको बोलते हैं पेलिकुलर स्टेशनरी फेज। पेलिकुलर स्टेशनरी फेज में क्या लेते हैं, हम कोई इनर्ट मटेरियल लेते हैं, जिसे हम सॉलिड कोर कहते हैं। जैसे गिलास बीड लिए, गिलास बीड के अंदर कोई पोर वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसको हम ऊपर से पॉलिश करते हैं पोर्स मटेरियल का। ये जो है ना, ये पोर्स हैं, दीज आर शैलो पोर्स बोलूँगा मैं इसको, शैलो पोर्स। इसको एक पोरस मटेरियल का पॉलिश किया जाता है, यानी कवर किया जाता है, ठीक है। या मैं बोलूँगा दिस कोर इज कोटेड विद शैलो पोरस मटेरियल, ठीक है। इसका जो डायमीटर है ये ज़्यादा रहता है, ये मतलब 40 माइक्रोमीटर तक रह सकता है, लेकिन अंदर वाला जो सिस्टम है ये सिर्फ सपोर्ट है, इसके थ्रू मटेरियल पास वगैरह नहीं होता, मटेरियल सिर्फ इसके थ्रू पास होता है। ये जो इसमें कोट किया है ना, ऊपर से कोटिंग जो लगाई है, जो मैंने पिंक कलर का दिखाया, ये इसको ब्लू कर दूंगा मैं। ये जो कोटिंग है ऊपर से, दिस कोटिंग इज व्हाट, दिस इज पोरस, तो इस पे सेपरेशन होता है। अब तीसरा जो है, तीसरा जिसको मैं सी टाइप बोलूँगा, ये है बॉन्डेड फेज। बॉन्डेड फेज का मतलब क्या रहता है, जो ये पोरस मटेरियल है ना, इनमें आप एलुमिना, Al2O3, सिलिका एक्स्ट्रा वगैरह ये सब चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बॉन्डेड फेज है, बॉन्डेड फेज में क्या करते हैं हम, बॉन्डेड फेज में हम सिलिका के ऊपर या कोई दूसरे सपोर्ट के ऊपर कोई ऐसा नया मटेरियल बॉन्ड करा दे जो इसके साथ में चिपक जाए, और ये बॉन्डेड मटेरियल्स स्पेशल एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, हमें एक सिलिका का कॉलम है, हमने सिलिका भर दिया SiO2, सिलिका इज़ पोलर, हमें कॉलम को नॉन पोलर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिलिका के ऊपर जो सिलिनॉल ग्रुप्स रहते हैं उसके ऊपर इसका अल्कोहल के साथ में कंडेंसेशन कराएंगे, तो ये इस तरह बनेगा, ये सिलिका, ठीक, और इसके ऊपर OR ग्रुप। अब ये जो R है, R इज हाइड्रोकार्बन चेन, ये बन गया नॉन पोलर, मगर ये बॉन्डेड है विद दिस सपोर्ट। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है वो ये है, ये वाला ग्रुप, बट इट इज सपोर्टेड ऑन सिलिका, यानी हमने पोलर सपोर्ट को नॉन पोलर में कन्वर्ट कर दिया या उसकी पोलरिटी कम कर दी। इसी तरह सपोज हमें क्लोरिनेटेड बनाना हो, वैसे क्लोरिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ये बनाना हो, सिलिका है, इसमें सिलिनॉल ग्रुप से, इसको SOCl2 से ट्रीट करो, ये बन जाएगा सिलिकॉन क्लोराइड बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप SiCl को ऐसे अमाइन से, प्राइमरी अमाइन से ट्रीट करेंगे तो आपको इस तरह का स्टेशनरी फेज मिलेगा, यानी आपको सिलिका के ऊपर N और H ग्रुप मिल गया, यानी एक बेसिक ग्रुप मिल गया, आपने एसिड को बेस में कन्वर्ट कर दिया।
तो ये आपका सपोर्ट है, सॉरी स्टेशनरी फेज़ है। समझ में आया ना। इसी तरह से आप सिलिनॉल्स को, जैसे ये सिलिनॉल है, इसके ऊपर लंबी चेन्स लगा सकते हैं, जैसे ये और ग्रुप लंबी चेन लगा सकते हैं। क्लियर, लंबी चेन। और ये लंबी चेन 8 कार्बन या 18 कार्बन की रह सकती है। आपने नाम सुना होगा C8 कॉलम या C18 कॉलम। तो C8 और C18 में क्या रहता है, इसमें सिलिकॉन जो सिलिका रहता है, सिलिका के ऊपर हम ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन्स लगा देते हैं, लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन्स, 18 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन्स या 8 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन्स। अब ये जो लंबी चेन्स है हाइड्रोकार्बन चेन्स, दीज आर नॉन पोलर। समझ में आया ना। तो जब हमें रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी करनी हो तो उस टाइम पे हम इस तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें। समझ में आया ना। तो ये है स्टेशनरी फेज या कॉलम पैकिंग। क्लियर। अब मैं इसमें लास्ट पोर्शन जो पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ डिटेक्टर्स। देखो बहुत बड़ा लेक्चर था, अल्लाह का करम है ये छोटा हो गया, ठीक है, कम टाइम में। अब पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब डिटेक्टर्स क्या है, ये लास्ट पोर्शन है इसका। डिटेक्टर्स डिटेक्ट करते हैं कि क्या मटेरियल आया और कितना आया। डिटेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे डिटेक्टर रैपिड रेस्पॉन्स देना चाहिए, फास्ट रेस्पॉन्स, जो भी सल्यूट आया उसका रेस्पॉन्स हमें जल्दी मिलना चाहिए। और दूसरा रिप्रोड्यूसिबल रेस्पॉन्स, यानी अगर इसने एक बार किसी मतलब सल्यूट के लिए, किसी कंपोनेंट के लिए सिग्नल यहाँ पे दे दी, दूसरी बार जब हम करेंगे तब भी यहीं पे सिग्नल आना चाहिए, तीसरी बार पे ऐसा ही सिग्नल वहीं पे आना चाहिए। यानी ये बार बार एक ही जैसे रिजल्ट्स देना चाहिए एक कंपोनेंट के लिए, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए रिजल्ट्स वेरी नहीं होने चाहिए, उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल रेस्पॉन्स। और दूसरा ये हाईली सेंसिटिव रहना चाहिए, यानी अगर कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट ये डिटेक्ट कर रहा है अगर उसमें थोड़ी भी चेंज आ गई तो ये दिखाना चाहिए कि ये अलग चीज़ है। सपोज़ मैं मिसाल देता हूँ, ऐसे इसकी तो क्रोमेटोग्राफी नहीं करते। सपोज़ मैं बताऊँगा मिथेनॉल और इथेनॉल, इनमें थोड़ा फ़र्क है, ये थोड़ा जो फ़र्क है ये दिखना चाहिए। या मैं बोलूँगा सपोज़ मेरे पास में क्लोरोबेंजीन है और दूसरा है ब्रोमोबेंजीन, इसका सिग्नल अलग आना चाहिए, इसका अलग आना चाहिए, उसको बोलते हैं हाईली सेंसिटिव, यानी सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी इन ऑपरेशन, यानी जब ये काम करे तो सॉल्वेंट के साथ में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट की वजह से, या ऑपरेशन के दौरान ये स्टेबल रहना चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अगर छोटा सा भी वॉल्यूम आ जाए, माइन्यूट क्वांटिटीज़, वो भी डिटेक्ट होनी चाहिए। और एक खासियत जो होनी चाहिए इसमें दैट इज़ सिग्नल जो है ना, सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जितना सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना सिग्नल ज़्यादा इंटेंस आनी चाहिए। और इट मस्ट रिमेन इनसेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड फ्लो रेट, यानी अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान या HPLC के दौरान टेम्परेचर चेंज हो गया या फ्लो रेट चेंज हो गई तो उससे इस डिटेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये अपना काम बराबर करना चाहिए, ठीक है। और इसका जो सेल डिज़ाइन होना चाहिए, यानी इसका जो डिज़ाइन होना चाहिए डिटेक्टर का, वो ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर एयर एंटर ना हो, ठीक है, समझ में आया ना। एयर एंटर ना हो और ये एयर को एनट्रैप ना करे, एनट्रैप यानी ना तो इसके अंदर एयर जानी चाहिए ना ये अंदर एयर को बंद रखना चाहिए अंदर, ठीक है, समझ में आया, शाबाश। अब ये जो डिटेक्टर्स हैं ना, हमारे पास में बहुत तरह के डिटेक्टर्स हैं, लेकिन मैं चंद का यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैं कुछ डिटेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। एक रहता है फोटोमीटर मैं यूज़ करूँगा उसके लिए जिसमें फिक्स्ड वेवलेंथ फिल्टर्स हों, यानी फिक्स्ड वेवलेंथ यानी जैसे 250, 285 ऐसे वेवलेंथ पे जो काम करता है स्पेक्ट्रोमीटर, उनको मैं बोलूँगा फोटोमीटर। तो मैं बताता हूँ क्या रहता है। देखो
अगर हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे सपोज एनिलीन है NH2, या मैं यहाँ पे बनाता हूँ और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाला, ठीक। ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं ना, ये अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करते हैं, उसको बोलते हैं हम लैम्डा मैक्स। ये जो फोटोमीटर्स है ना, फोटोमीटर्स को यूज़ कर सकते हैं हम अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी के दौरान इनमें से कोई चीज़ आ गई जो अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फोटोमीटर्स है ना, ये किसी फिक्स्ड वेवलेंथ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल 254 नैनोमीटर पे काम करेगा, यानी 254 पे जो भी कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है वो इसमें दिख जाएगा। या आपको 280 नैनोमीटर या 334 नैनोमीटर या इस तरह से 436 नैनोमीटर, यानी जो सब्सटेंसेस इस रेंज पे, इस इन वेवलेंथ्स पे एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, वो इसमें दिख जाएंगी, वो डिटेक्ट होंगी। लेकिन इससे अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या है, इसमें लॉन्ग रेंज रहता है। लॉन्ग रेंज का मतलब ये भी इसी तरह काम करता है, लेकिन ये 200 से लेके 800 नैनोमीटर के दरमियान जो भी कंपाउंड इसके थ्रू पास हो जाए, यानी इसको दिख जाएगा, उसका लैम्डा मैक्स से दिखाएगा, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, ये शो करेगा कि ये कंपाउंड आ गया। समझ में आया? तो यह आप लोगों ने पढ़ा होगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम वगैरह, आपने उसमें लैम्डा मैक्स पढ़ा होगा। अब अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लगाएंगे लास्ट में, जो भी सैंपल आ रहा है उसका हम यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं वहाँ पे, और यूवी स्पेक्ट्रम से हमको पता चल जाता है कि इसका लैम्डा मैक्स कितना है। लैम्डा मैक्स के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड अलग है, ये अलग है, और ये कौन कौन सा। इन्हें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब जो और डिटेक्टर्स थे उसमें RI यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, ये ऐसे सब्सटेंसेस के लिए लगाते हैं जैसे शुगर्स वगैरह जो यूवी एक्टिव नहीं रहते, इन्हें जो यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। क्लियर? इस तरह से फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स लेते हैं हम, ये उन सब्सटेंसेस के लिए लेते हैं जो फ्लोरेसेंस दिखाते हैं। या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स, समझ में है ना, यानी जिनके आने से या जिनके यहाँ से गुजरने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में चेंज आ जाए या रेजिस्टेंस में चेंज आ जाए, तो उनके लिए हम लगाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स। ठीक है, अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा डिटेक्टर हम लगाते हैं। जैसे अगर मैं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनके लिए जो कॉलम हम यूज़ करते हैं वो करते हैं सिलिका जेल यानी सिलिका का कॉलम रहता है। और सॉल्वेंट क्या रहता है इसमें, सॉल्वेंट लेते हैं हम हेप्टेन। ठीक, और इसमें जो डिटेक्टर रहता है वो रहता है RI, यानी इनको आप RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। इसी तरह से अगर मैं कैफीन ले लूँ, कैफीन जो कॉफ़ी में रहता है, ठीक है, कैफीन के लिए भी सिलिका जेल कॉलम चला सकते हैं हम, यानी सिलिका जेल कॉलम इसके लिए यूज़ करते हैं हम। और इसका जो एनालिसिस है वो उसके लिए या उसके सेपरेशन के लिए जो हम सॉल्वेंट लगाते हैं वो लगाते हैं मिथेनॉल, और इसके साथ में लगाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मिथेनॉल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्वेंट लेते हैं हम। और इसके लिए जो डिटेक्टर रहता है वो रहता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो ये है, ये वाला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका मतलब कैफीन जो है वो यूवी विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वो दिख जाता है इसमें। क्लियर? अब और एक चीज़, अगर हमारे पास में स्टीरॉइड्स हों, स्टीरॉइड्स आपने नाम सुना होगा स्टीरॉइड्स का, इसके लिए भी हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं। ठीक है, सिलिका जेल कॉलम, जेल, ये कॉलम हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
और इसके लिए जो सॉल्वेंट लगाते हैं वो लगाते हैं क्लोरोमीथेन, और साथ में लगाते हैं मिथेनॉल CH3OH। ठीक है, यानी क्लोरोमीथेन प्लस मिथेनॉल का मिक्सचर लेते हैं तो इसका सेपरेशन हो जाता है। ये इसका मोबाइल फेज है, दीज आर मोबाइल फेजेस या सॉल्वेंट्स। इसके लिए जो आप स्टेरॉइड्स के लिए आप रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, रिफ्रैक्टोमीटर, आप RI इंडेक्टर इसमें लगा सकते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर इसमें लगा सकते हैं और आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, पॉली एरोमेटिक HC, उनके लिए आप सिलिका जेल का कॉलम लगाते हैं। सिलिका जेल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एनहेप्टेन से इसकी सेपरेशन होती है। और इसके लिए जो डिटेक्टर लगाते हैं वो लगाते हैं फ्लोरीमीटर, यानी ये फ्लोरेसेंस दिखाता है। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस की वजह से ये दिख जाते हैं। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया। अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो कमेंट किया करो, अगर समझ में आता तब भी कमेंट किया करो। थोड़ा सा अगर अच्छा लगे लाइक भी किया करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करो चैनल को, क्योंकि इसके लिए हम किससे पैसे नहीं लगते और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर कभी। बाय।